हेलो दोस्तों, जयतुम संस्कृतम। आप लोगों का मेरे चैनल हमारे संस्कृत में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि संस्कृत में जो है अव्ययभाव समास को हम कैसे पहचानें। क्योंकि परीक्षा में जो है हमारे पास समय बहुत कम होता है और हम ये सोचते हैं कि कैसे जल्द से जल्द हम शब्द को देख के तुरंत जान जाए कि इसमें कौन सा समास है। और समास से जो रिलेटेड प्रश्न हर हाल में पूछा ही जाता है, क्योंकि ये संस्कृत व्याकरण का जो है संधि और समास ये जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि समास को हम कैसे पहचानें कि हाँ इस शब्द में समास ही है और कौन सा समास है। तो आज की इस वीडियो में अव्ययभाव समास को कैसे पहचानें ये जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जिससे रिलेटेड हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, मैं वही जो इम्पोर्टेंट फैक्ट डाली हूँ और इसको आप लोग देख लेंगे तो आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ ये वीडियो हम लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं। पहला तो हमारा सभी लोग जानते हैं कि अव्ययभाव समास में जो है हमारा पूर्व पद प्रधान होता है। और ये जो है अव्यय समास में अव्यय पद होता है पहला पद, और ये जो हमेशा है नपुंसकलिंग में होता है। ये तो हम लोगों को पता ही है, नॉर्मल बच्चा भी जानता है जो पढ़ते हैं लोग संस्कृत में समास। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि किसी शब्द को कैसे देख के तुरंत हम जान जाएंगे कि हाँ इस शब्द में जो है अव्ययभाव समास ही है। तो इसको जानने के लिए हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है कि अव्यय प्लस संज्ञा प्लस नपुंसकलिंग। इसका मतलब मैंने ये जो है मैथ रूप में दे रखा है ताकि हम लोगों को जो है सरल तरीका लगे, इजी लगे कि जल्द से जल्द याद हो जाए। अव्यय यानी पहला पद अव्यय होगा, संज्ञा संज्ञा शब्द होगा, और नपुंसकलिंग जो शब्द बनेगा वो हमारा क्या होगा, नपुंसकलिंग में होगा। जैसे इसका उदाहरण है यथा शक्ति। यथा शक्ति में जो यथा है हमारा अव्यय है, शक्ति जो है संज्ञा शब्द है और नपुंसकलिंग जब बना है तो इसमें कब म लग गया है। तो नपुंसकलिंग जब लगा है एक वचन तो हमारा शब्द क्या बना गया है, यथा शक्ति। इसी प्रकार हमारा तीसरा है टॉप कि शब्द के अंत में जो है हमें आम का उच्चारण आएगा। किसी भी शब्द को हम देखेंगे तो अंत में जो है हमें आम का जो है उच्चारण हमको देखने को मिलेगा। जैसे हमारा शब्द है अनुरूपम। जब अनुरूपम बोले तो लास्ट में जो है आम का उच्चारण आ रहा है। उपनदम, इसमें भी देखिए आम का उच्चारण आ रहा है। इसी प्रकार हमारा जो है प्रत्येकम, इसमें भी हमारा जो है आम का जो शब्द है वो आ रहा है। अब हमारा चौथा है इम्पोर्टेंट फैक्ट। इससे रिलेटेड जो प्रश्न है हमारा टीजीटी लेवल में और छोटी क्लासों में भी पूछे जाने लगा है कि हिस्व नपुंसके प्रातिपदिकम। इसका मतलब क्या हुआ कि हिस्व मतलब छोटा हो जाएगा, नपुंसके प्रातिपदिकम जो नपुंसकलिंग शब्द बना हुआ है वो हिस्व हो जाएगा। प्रातिपदिकम का मतलब यहाँ हमारा होता है अव्यय शब्द, संज्ञा शब्द और सर्वनाम जितने भी हैं शब्द क्रियापदों को छोड़ के वे सब हमारे प्रातिपदिकम में शब्द में आएंगे। तो इसका हमारा मैथ रूप में क्या हो जाएगा, अव्यय प्लस संज्ञा प्लस दीर्घ का हिस्व। अब इसका उदाहरण क्या है, जैसे उपगंगम, उपगंगा। तो ये जो उपगंगा है इसका जब हम दीर्घ होता है तो उपगंगा बनता है, लेकिन यही सूत्र लग के हिस्व नपुंसके प्रातिपदिकम तो ये जो उपगंगा है उपगंग बन जाता है। इसी प्रकार हमारा उदाहरण है उपगु। ये भी इसमें भी जो है हमारा छोटा हिस्व का मात्रा है। अब इसी प्रकार हमारा अंतिम शब्द का लघु लिखा होगा, तब भी जो है हमारा अव्ययभाव समास होगा। कहने का मतलब यही है कि जो शब्द होगा यदि वो शब्द में, जैसे हम लोग जानते हैं कि नदी शब्द जो है हमेशा द पे बड़ी की मात्रा लगता है, ये जानते हैं। लेकिन शब्द में यदि छोटी ई की मात्रा दिख रहा है तो हम समझ जाएंगे कि इसमें अव्ययभाव समास है। तो ये क्या हो गया हमारा कि अंतिम शब्द जो है हमारा दीर्घ का यदि लघु लिखा हुआ दिखेगा तो भी हमारा अव्ययभाव समास होगा। इसका उदाहरण क्या है, जैसे हमारा उदाहरण है उपनदी। अगला है हमारा पारे या मध्य प्लस नदी का नाम हो तो भी अव्ययभाव समास होगा। यदि हमें शब्द में पारे दिख गया या मध्य शब्द दिख गया उसमें भी हमारा अव्ययभाव समास ही रहता है। और ये प्रश्न पारे गंगम और मध्य गंगम से रिलेटेड जो है अव्ययभाव समास में बहुत पूछा जाता है, क्योंकि बच्चे जो इसमें कंफ्यूजन में हो जाते हैं और समझ नहीं पाते हैं, तो वो जो है कर्मधारा या बहुब्री जो है टिक करते हैं। लेकिन ये हकीकत ये है कि पारे और मध्य जब भी शब्द आएगा नदी के नाम के आगे तो वो उसमें जो है हमारा अव्ययभाव समास रहता है। इसी प्रकार हमारा है नदी विष्ट। इसका जो है बनेगा हमारा संख्या प्लस नदी का नाम। जैसे हमारा उदाहरण है द्वियुम्नम। तो इसमें जो संख्या है द्व है यानी दो,
यमुनम जो है नदी का नाम है। तो इसमें जो हमारा सूत्र लगता है नदीभिश्च, ये जो है हमारा संख्या प्लस नदी के नाम पे बनता है। इसका उदाहरण द्वियुम्नम, इससे आप लोग समझ गए होंगे। अगला है हमारा संख्या वंशेन। संख्या वंशेन में क्या होता है कि पहला पद जो है संख्या रहेगा और दूसरा जो है हमारा वंश से रिलेटेड रहेगा। जैसे है हमारा शब्द त्रिमुनि, तो त्रि जो है हमारा संख्या है और मुनि जो है वंश से रिलेटेड है। जैसे हम कहते हैं मुनि वंश का है, ब्राह्मण वंश का है, तो इसी प्रकार जो है हमारा ये संख्या वंशेन जो है, ये जो शब्द है इस ऐसा आ गया तो भी हमारा अव्ययभाव समास होगा। किस सूत्र से होगा? संख्या वंशेन से होगा। अगला है हमारा अव्ययभावे च काले। इसमें जो है हमारा स के अर्थ में कालवाची शब्द में जो है हमारा अव्ययभावे च काले का सूत्र लगता है। तो हमारा इसका उदाहरण है सचक्रम, यानी चक्र के साथ या समय के साथ साथ। तो हमें हमेशा ये जो अविभावे चकाले ये सूत्र और संख्या वन से नदीभिश्च पारे मध्य और हिस्सो नपुंसके प्रातिपदिकम, ये जो सूत्र हैं हमारे लिए अव्ययभाव समास में जो है रामबाण का सूत्र है। इसको जो हमें याद कर लेंगे तो हमें जो है अव्ययभाव समास जो है इजी लगने लगेगा और संस्कृत में जो है हम शब्द को देख के तुरंत जान जाएंगे कि हाँ इस शब्द में अव्ययभाव समास है। और ऐसी ही वीडियो को पाने के लिए आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि संस्कृत को मैं सरल से सरल शब्दों में बता सकूं ताकि हर कोई बच्चा इसको समझ सके, किसी भी बच्चे को जो है संस्कृत कठिन ना लगे। और ऐसी वीडियो के लिए तब तक के लिए आप लोगों सभी लोगों को लिए धन्यवाद।